उसके साथ में अपनी चौड़ी चौड़ी आंखों के साथ वह आरुष की तरफ देखने लगे और वह आरुष से यही कहना चाहते थे कि बढ़िया है आरुष, तुम हमारे साथ में हो, वरना हम तो कब के ही पहला कदम रखते ही यहाँ पर कब के ही जा चुके होते। हालांकि उन सभी की निगाहों को अपनी ओर देखते हुए आरुष ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, आप सभी को इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे आपका दोस्त आपके साथ में चल रहा है और मैं आपको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालूंगा। यहाँ पर आपको देखने से तो बहुत ज्यादा खतरा लग रहा होगा, हालांकि यहाँ से जाने का एक रास्ता भी है जिसके ऊपर कदम रखते हुए हमें जाना है। वह सभी छोटे छोटे खंड है, वहाँ पर हमें संभल कर कदम रखना होगा। उसके बाद में आरुष उन सभी से कहता है और वह आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वह जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाता है और एक दूसरे वो खंड के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद में आरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब आप सभी को बिल्कुल सावधानी के साथ में मैं जहाँ जहाँ पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ वहाँ पर ही आपको रखकर आगे बढ़ना होगा। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी कदम इधर उधर रखा तो उसके बाद में आप स्वर्ग पधार जाएंगे। वहीं अब सभी सभी मास्टर टीचर्स भी उस आरुष के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे थे। कुछ समय के बाद में, कुछ दर्जन कदम रखने के बाद में आखिरकार वह कुछ 100 मीटर तक आगे बढ़ चुके थे। लेकिन वहीं आगे बढ़ते बढ़ते विपिन कहीं और नजरें भी रखे हुए था। वो वहाँ पर ये देख पा रहा था कि वहाँ पर जो दलदली भूमि थी और जहाँ पर वो लोग कदम रख रहे थे ना, वो भूमि बिल्कुल अलग दिख रही थी, क्योंकि वहाँ पर घास उगी हुई थी और जहाँ पर काली भूमि दिखाई जा रही थी वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये सभी हरी चीजें बनाई गई थी, यानी कि हरे हरे लैंड्स थे जहाँ पर वह सभी कदम बढ़कर आगे रख सकते थे। उसके साथ में विपिन समझ सकता था कि वास्तव में ये जगह पहले से यहाँ पर नहीं बनाई गई थी, इसे बाद में किसी के द्वारा बनाया गया था। हालांकि विपिन को ये तो पता नहीं था कि ये दलदली भूमि कैसे बनी। हालांकि उसको ये जरूर पता था कि यहाँ पर जो ये सभी कदम रखे जा रहे हैं वह सभी चीजें किसी के द्वारा बनाई गई थी। विपिन आगे चलता रहा, हालांकि उसने उस चीज के ऊपर सोचने का ज्यादा संकट नहीं उठाया, क्योंकि आखिरकार अगर वो यहाँ पर इसके बारे में सोचने लगा तो उसके बाद में आगे उसके कई सारे संत जानवर, क्योंकि वह जानता था कि अगर यहाँ पर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो उसके बाद में कीड़े और संत जानवर उसका वहाँ पर वेट कर रहे होंगे। और उसके पीछे चल रहे सभी संत लेवल के ऊपर थे और सभी की समझ बहुत ज्यादा अधिक स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसी वजह से जहाँ पर आरुष अभी अपने कदम रख रहा था उस जगह को वो आराम से याद कर सकते थे। इसी वजह से उन्हें उसके पीछे पीछे चलने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। आरुष, मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर कुछ संत जानवर भी रहते हैं, लेकिन मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि आखिरकार वो इस खतरनाक जगह पर अब तक कैसे जिंदा रहे हैं। एक मास्टर टीचर ने आरुष से पूछा। उसकी बात सुनने के बाद में उसने कहा, मैं समझ गया कि आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये पर्यावरण कितना ज्यादा खतरनाक था और इसके बाद में आखिरकार वो सभी संत जानवर यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि इस दलदल के अंदर बहुत से ऐसे द्वीप बनाए गए हैं जहाँ पर बहुत सी जड़ी बूटियाँ और बहुत से संसाधन मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत से संत जानवर वहाँ पर जाकर रहते हैं और उन सभी अयस्कों का यूज कर अपने आप को ताकतवर बनाते हैं। कुछ संत जानवर तो उस आइलैंड के ऊपर पूरा कब्जा कर ही बैठे रहते हैं और वो वहाँ पर किसी और को नहीं आने देते हैं। अक्सर बहुत से लड़ाकू यहाँ पर आते जाते रहते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ पर क्या है। इसी वजह से अनजाने के अंदर वो वहाँ पर प्रवेश तो कर जाते हैं, हालांकि वहाँ पर संत जानवर द्वारा वह मारे जाते हैं। आयुष ने उसे समझाया, देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वह देखो, हमारे सामने वह एक आइलैंड है जहाँ पर एक संत जानवर जरूर हमारा वेट कर रहा होगा। जैसे आरुष ने वहाँ पर इशारा किया सभी उसी तरफ देखने लगे। वह सभी देख सकते थे कि उनके सामने अभी एक आइलैंड बना हुआ था, वो बिल्कुल हरा भरा था। उसके ऊपर कई सारे संत जानवर और कई सारे पक्षी उड़ रहे थे और फिर वह जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ समय बाद में वहाँ पर सभी इधर उधर देखने लगते हैं। हालांकि उन सभी को इधर उधर देखते हुए देखकर आरुष ने उन सभी को कहा, आप सभी को जल्दी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें जल्दी से अंधेरा होने से पहले हमें उस दलदली भूमि के केंद्र के अंदर पहुँचना होगा, क्योंकि हम रात के अंदर इस दलदल के अंदर नहीं रुक सकते थे, क्योंकि ये दलदल रात के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाया करता था। यहाँ पर सारे संत जानवर और जो जहरीले कीड़े होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। इसी वजह से हमारा बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आरुष ने ऐसा कहा, सभी का ध्यान अब उसकी तरफ चला जाता है और वह कहते हैं, ठीक है, जल्दी से आरुष, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। और वह ये देखकर समझ सकते थे कि वास्तव में ये दलदली भूमि बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी थी और अभी सूर्य धीरे धीरे अस्त भी होने लगा था। और इस दूरी को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी गति के अंदर चले ना, तब भी उन्हें वहाँ पर पहुँचने में 2 से 4 घंटे लगने वाले थे। इसी वजह से आरुष ने उन्हें कहा, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, हम सभी को यहाँ
पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में जल्दी से अब अपनी गति के साथ में वह सभी आगे बढ़ने लगे और अपने आगे आने वाले सभी खतरों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वह किसी भी ऐसे संत जानवर के इलाके के अंदर नहीं जाना चाहते थे जो उनका वहाँ पर रोड़ा बनकर सामने आ जाए। 4 घंटे का रास्ता कंप्लीट करने के बाद में आखिरकार वह उस दलदली भूमि के आसपास में पहुंच गए थे। हालांकि जिससे पहले कि वो वहां पर पहुंच पाते उससे पहले उनके सामने कई सारे गुंडे मवाली आ गए थे जो उन्हें वहां पर लूटने की कोशिश करना चाहते थे। हालांकि यहाँ पर आरुष और उसके टीम मेंबर्स की ताकत बहुत ही ज्यादा थी, इसी वजह से वह उनसे डरकर वहां से भाग गए थे, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे आरुष और उसकी टीम जो वहां पर आई थी उन्होंने अपने मास्टर टीचर की कॉस्ट्यूम को वहां पर चेंज कर रखा हुआ था ताकि किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चले। लेकिन उनकी ताकत वास्तव में भयावह थी जिसके कारण कोई भी उनके सामने नहीं टिक सकता था। आरुष ने उन सभी को समझाया, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर बहुत से डकैत भी फिरते रहते हैं और यहाँ पर आने वाले कोई भी लड़ाकू उनको वह लूटा करते हैं, और इसके अलावा अगर वो यहाँ पर उनको मार भी देना तो उसके बाद में ये पता भी नहीं चल सकता कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि अगर वो मारकर उसके शरीर को वहाँ पर उस दलदल के अंदर फेंक दे तो उसके बाद में मास्टर टीचर पवेलियन भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ था। 1 घंटा और आगे बढ़ने के बाद में सूरज अभी पश्चिम के क्षितिज की तरफ गायब होना शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद में आरुष ने अपनी उंगली ऊपर उठाई और उसने कहा, ठीक है, अब हम लोग इस दलदली भूमि के केंद्र के अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए वह वहाँ का वह आइलैंड, और बहुत सी अफवाहें सुनाई दी है जिसके बाद में पता चला है कि वास्तव में जैसे हम जिस भूतिया गुफा की हम लोग बात कर रहे हैं वो अधिकतर यहीं पर ही घूमती रहती है और हमें यहीं से ही उसको ढूंढने की शुरुआत करनी चाहिए। उनके सामने अभी 8 किलोमीटर के वर्ग एरिया के अंदर फैला हुआ एक आइलैंड था। वह भूमि बहुत ही ज्यादा हरी भरी थी और हर तरफ हरियाली बिखरी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई कछुए का खोल हो, क्योंकि उसके बीचों बीच एक बड़ी सी पहाड़ी थी। और जैसे ही वह सभी वहां पर पहुंचे थे ना, उस वक्त उन सभी ने एक चीज नोटिस की थी, वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में बहुत ही ज्यादा घनी थी। इसका मतलब यह था कि कोई भी साधारण लड़ाकू अगर यहाँ पर आकर अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो वह आराम से अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है। तभी तो मैं समझूं कि यहाँ पर आखिरकार ये सभी संत जानवर क्या करते हैं। फिर अपनी मनी मन के अंदर सोच रहा था, क्योंकि वास्तव में वह सभी के सभी अपनी शक्ति को यहाँ पर बढ़ाने के लिए आते थे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक प्राकृतिक खजाना छुपा हुआ है किसी भी लड़ाकू के लिए, और जैसा ये कहा जाता है जब तक आप जोखिम उठाते हैं तब तक आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आखिरकार संत जानवर यहाँ पर इतने ज्यादा खतरे को होने के बाद में भी इतनी दूर आया करते थे। उनका भी एक ही कारण था कि उन्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक आध्यात्मिक ऊर्जा जो मिली करती थी। ठीक है, अब हम सभी को यहीं पर ही आराम करना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम सभी सुबह उस भूतिया गुफा की खोज शुरू करें, क्योंकि रात के अंदर यहाँ पर वह जहरीले कीड़े बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं, और अगर हम लोगों ने यहाँ पर जल्दबाजी की ना तो फिर हम उनका नाश्ता ब्रेकफास्ट सब यहीं पर ही बन जाएंगे। और उसकी बात सुन के बाद में सभी ने कोई भी संकोच नहीं किया और अपना सर हिला दिया, क्योंकि वह सभी जानते थे कि यहाँ पर मौत के अलावा कुछ और नहीं मिल सकता था। उन सभी की ऐसी प्रतिक्रिया देखने के बाद में आरुष ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में अपने स्टोरी रिंग के अंदर से संत जानवर का मूत्र बाहर निकाल लिया था, और जहरीले कीड़े और बहुत से कीड़ों को रोकने के लिए उसने अपने चारों ओर उस संत जानवर के मूत्र को फैला दिया था। वहाँ पर आने के बाद में सभी ने एक राहत की सांस भी ली थी, क्योंकि आज दिन भर में उन्होंने इतने ज्यादा खतरे देख लिए थे जिससे आज तक उन्होंने जिंदगी भर में नहीं देखे होंगे, क्योंकि जहरीले कीड़े, संत जानवर और वह डाकू। उसके बाद में सभी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और जो अपने साथ में खाने के लिए लाए थे, भुना हुआ मांस, बियर और शराब की बहुत सी बोतलें, ये सब कुछ वैसा था जैसे कि वो कोई यहाँ पर दावत करने के लिए आए हो। कि आखिरकार खाने के अंदर एक से बढ़कर एक चीज वहाँ पर रखी गई थी। खाना खाने के बाद में विपिन सीधे आराम करने के लिए नहीं गया था, वो वहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा उसने पहले कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से बहुत सी युद्ध टेक्निक्स और बहुत से अलग अलग बॉडी टेक्निक्स को ले लिया था, जिसकी वजह से वो एक जगह पर बैठ जाता है और उस कंबाइन की हुई साधना टेक्निक को बाहर निकाल लेता है। वह कोई और नहीं थी, वह गोल्डन बॉडी का नेक्स्ट स्टेज था जिसको वह आज वहाँ पर पार करने वाला था। विपिन की बॉडी वैसे ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, हालांकि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वह अपनी बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत कर ले। हालांकि अभी भी उसकी बॉडी गोल्डन ओरिजिन खड़ाई की तुलना में ज्यादा नहीं थी, हालांकि फिर भी वह कही जा सकती थी कि वास्तव में वह एक गोल्डन बॉडी है। विपिन कुछ समय तक तो वहीं पर ही साधना करता रहता है, हालांकि अचानक से वो अपनी आंखें खोल लेता है और वो कुछ महसूस करने लगता है, क्योंकि अचानक से उसको वहाँ पर एक खतरनाक ऊर्जा का भाव महसूस होता है, जिसके साथ में वह उस तरफ देखने लगता है तो वहाँ पर देखता है कि अभी हॉल में से जगदीश के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक
खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर के अंदर कोई बम फट गया हो। उसी को देखते हुए सभी उसी तरफ देखने लगते हैं। क्या हुआ, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? विपिन की आंखें भी अब वहाँ पर सिकुड़ जाती है और वह होलमा से जगदीश को देखने लगता है और वो पूछता है, क्या हुआ आखिरकार? ये होलमा से जगदीश आप क्या कर रहे हैं? विपिन की बात सुनने के बाद में होलमा से जगदीश उसे कहते हैं, प्रिंसिपल विपिन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अभी संत लेवल स्टेज 5 की वह ऑडियल की परीक्षा देने वाला हूँ। उसके साथ में उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा पीला भी पड़ा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा घबरा भी रहा था। हालांकि जैसे ही विपिन ने वो बात सुनी, विपिन के भी होश उड़ जाते हैं। क्या क्या कहा? क्या बिजली की परीक्षा? विपिन ने पहले ही होलमा से जगदीश की उस आत्मा की पूरी तरह से मरम्मत कर दी थी, जिसके बाद में वह हाफ लिविंग अपर्चर क्षेत्र के अंदर भी पहुंच चुका था, जहाँ पर केवल एक ही चरण का उसको सामना करना था, वह था उस बिजली की परीक्षा का। हालांकि वहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर वह अपने मन के हिसाब से कुछ भी कर सकता था। बात कुछ ऐसी थी, जब उसका इच्छा हो तब वहाँ पर उस ऑडियल की परीक्षा को दे सकता था। हालांकि यहाँ पर अभी बहुत सी चीजें इधर उधर थी और रोसा साम्राज्य अभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर चल रहा था। इसी वजह से उसने सोचा कि वो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करे और इसी वजह से उसने अपने उस बिजली की परीक्षा को आगे बढ़ाकर रखा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि अगर एक बार उसने ऐसा कुछ कर दिया तो उसके बाद में उसको रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हालांकि यहाँ पर अचानक से ये क्या हो रहा था वो भी उसको समझ नहीं पा रहा था। प्रिंसिपल विपिन, मैंने यहाँ पर इसको दबाने की कोशिश की, हालांकि लगाता नहीं है कि ये मेरे से दबने वाली है, क्योंकि अचानक से मेरी एनर्जी यहाँ पर बाहर निकलना शुरू हो गई थी। जगदीश यहाँ पर ऐसा कह ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर उसके सर के ऊपर काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे और एक भवन की याद दिला रहे थे। जगदीश को ऐसे चिंता करते हुए देखकर विपिन ने उससे कहा, आपको इसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये केवल एक परीक्षा है जिसको आप वहाँ पर पार कर सकते हैं। विपिन ने मुस्कुराते हुए जगदीश को समझाया, क्योंकि वह जानता था कि जगदीश वहाँ पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और इसके अलावा एक कॉम्बैट मास्टर होल का प्रमुख भी था, जिसके साथ में उसकी आत्मा और उसका शरीर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। हाँ प्रिंसिपल विपिन, मैं समझ गया। हालांकि यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इस परीक्षा को दे सके, क्योंकि आगे जाकर क्या पता हमें किस चीज का सामना करना पड़ जाए। हालांकि जहाँ पर वह इस तरह से बोल ही रहा था कि अचानक से बूम, अब वहाँ से बिजली का तेज लकीर नीचे उतरने लगती है। हालांकि अचानक से विपिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह देख पा रहा था कि होलमा से जगदीश के शरीर के अंदर से उसकी आत्मा बाहर निकलने लगती है। उस आत्मा को बाहर निकलते हुए देखकर आदर्श की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है, आखिरकार होलमा से जगदीश, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी आत्मा को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि सभी जानते थे कि किसी भी आत्मा को एक बिजली के सामने रखना ऐसा होगा जैसे कि वो कोई आत्महत्या कर रहा हो, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वह इस वक्त अपनी आत्मा को अपने शरीर के अंदर रखे और अपने ऊपर पड़ने वाली उस बिजली का सामना करने लगे। वहीं दूसरी तरफ आदर्श की वो बात सुनने के बाद में जगदीश कहने लगता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी आत्मा को जान करके बाहर नहीं निकाला। जैसे उसने वैसा शब्द कहे थे, विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कहता है, क्या क्या कहा? क्या तुमने अपनी आत्मा को वहाँ पर बाहर नहीं निकाला? उसके साथ में विपिन को दिमाग में एक झटका महसूस होता है। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर हमारे आसपास में आत्मज्ञानी फैले हुए हैं। जगदीश, तुम्हारे शरीर के ऊपर अभी किसी ने कब्जा कर रखा हुआ है। क्या आत्मज्ञानी? वहीं उस शब्द को सुनने के बाद में आदर्श का चेहरा भी वहाँ पर काला पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले हम लोगों ने अपने सब कपड़ों को चेंज कर रखा हुआ था, जिसके कारण किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए था कि हम लोग मास्टर टीचर्स हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उस किंगडम सम्राट के पीछे के मास्टर माइंड को इसके बारे में पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं? उसके बाद में विपिन देखने लगता है कि होलमा से जगदीश की वह जो आत्मा बाहर निकल रही थी ना, वह बिजली के उस झटके के कारण अब सिकुड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि रुई के ऊपर किसी ने आग लगा दी हो और वह सिकुड़ती हुई जा रही हो। होलमा से जितना शक्तिशाली था, उसके हिसाब से बिजली भी उससे ज्यादा कहीं खतरनाक थी। जहाँ पर उसका शरीर उसको सह सकता था, हालांकि उसकी आत्मा ऐसा कुछ भी करने के लिए कामयाब नहीं थी। और इसके अलावा यहाँ पर हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी थे, क्योंकि यहाँ पर अभी उसकी आत्मा के ऊपर एक आत्मज्ञानी ने कब्जा कर रखा हुआ था, जिसको देखकर विपिन समझ सकता था कि वास्तव में अभी वहाँ पर होलमा से जगदीश मर सकता था। वहीं जल्दी से डिवीजन हेड माधव और डिवीजन हेड गिरिक भी चिल्लाते हैं, प्रिंसिपल विपिन, आपको यहाँ पर कुछ करना होगा, आपको हमारे होलमा से जगदीश को बचाना होगा। गिरिक और माधव वहाँ पर होलमा से जगदीश के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसी वजह से उन्हें वहाँ पर जगदीश की बहुत ज्यादा फिक्र भी होने लगी थी। इसी वजह से जल्दी से वो विपिन की तरफ पलटते हैं और वो उससे मदद मांगने लगते हैं। उन दोनों को इस तरह से घबराते हुए देखकर विपिन ने उन सभी से कहा, आप सभी को इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उन्हें यहाँ पर जरूर बचा लूंगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये दोनों कुछ कहते नहीं ना, उसके बाद में विपिन वहाँ पर उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इतना कहने के बाद
में विपिन फिर से अपना ध्यान जगदीश की तरफ पलट दिखाता है। अपना ध्यान वापस से हॉलमार्क से जगदीश के ऊपर लगा लेता है और उसके बाद में अपनी निगाहों को ऊपर कर ओडील की उस परीक्षा को देखने लगता है। और इसी के साथ में एपिसोड यहीं देखते देखते खत्म हो जाता है। गाइस आगे जाकर हम लोगों को पता चलेगा कि हॉलमार्क से जगदीश यहाँ पर बचता है या मारा जाता है, क्योंकि यार गाइस यहाँ पर जो ओडील की परीक्षा होती है वह देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लगी हुई होती है। और इसके अलावा जगदीश जितना शक्तिशाली था उसके साथ में आत्मज्ञानी ने भी उसके शरीर के ऊपर कब्जा कर रखा हुआ था। तो ये तो आगे जाकर देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर अब क्या होने वाला था। तो चलिए गाइस इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। टाटा बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और जल्दी से जल्दी 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें।